हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फिनॉल एवं ईथर। क्लियर है? क्या नाम है? फिनॉल एवं ईथर। तो क्या होता है फिनॉल? तो आपको पता होगा कि जो बेंजीन रिंग होती है उस पर अगर हम लोग एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं यानी कि OH समूह एक जोड़ देते हैं तो वो बनता है क्या? हमारा फिनॉल बन जाता है। क्लियर है? बेंजीन रिंग क्या होती है? तो आपको पता है बेंजीन रिंग का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक, यही C6H6 में अगर एक OH ग्रुप जुड़ जाता है यानी कि फिर उसका फॉर्मूला बदल कर हो जाता है C6H5OH। तो इसको हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है तो फिनॉल कहलाता है। क्लियर है? क्या कह रहा है? जब हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है तो फिनॉल कहलाता है। फिनॉल का वर्गीकरण कर देते हैं। फिनॉल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनॉल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो और ट्राई का मतलब हो जाता है तीन। ठीक है? तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या हो जाएगा कि जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है तो वो कहलाता है क्या? हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल बनता है। क्या कहेंगे? जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोक्सिल समूह यानी एक OH समूह जुड़ जाता है तो बनता है क्या? हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। ठीक, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाता है? डाईहाइड्रिक फिनॉल। इसी प्रकार से ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होता है। इसमें क्या होता है? बेंजीन रिंग से 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाते हैं तो वो कहलाता है क्या? हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या एक यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और एक OH यहाँ जुड़ा है। ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा आपका? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। क्लियर? फिर कहता है फिनॉल बनाने की विधि। तो फिनॉल बनाने की विधि में हम लोग क्या करेंगे? पहले कंपाउंड ले लेंगे क्या? बेंजीन के ऊपर SO3Na लगा होगा, साथ में इसके डाल देंगे क्या? 2NaOH यानी 2 NaOH के मॉलिक्यूल डाल देंगे यानी कि क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनेगा क्या? हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या? बेंजीन के ऊपर Na लग जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या? हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद क्या बनेगा? हमारा Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। साथ में क्या? एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा किसका? H2O का यानी कि जल का। फिर इसी सोडियम फिनॉक्साइड की पुनः अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? हम लोग HCl के साथ कराते हैं। जब C2H5ONa की अभिक्रिया कराएंगे किसके? C6H5ONa की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? HCl के साथ। यानी इस बेंजीन के ऊपर जब ONa लगा देते हैं तो बन जाएगा क्या? आपका सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? फिनॉल। यानी बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा। कहां से आया OH? तो ये H और ये O मिलकर क्या बन गया? OH। ये Cl और ये Na मिलकर क्या बन गया? क्या? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपका क्या आ जाएगा? पहला आपको पता ही भौतिक गुण क्या होता है, जिसको हम लोग देख करके, सूंघ करके, स्वाद लेकर के, टच करके बता सकते हैं, वो सब कहलाते हैं क्या? भौतिक गुण कहलाते हैं। तो यहाँ जो भौतिक गुण होगा आपका पहला इसका वो कहलाएगा क्या? ये क्या है? एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है ये? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा क्या कह रहा है इसका? इसकी गंध विशिष्ट होती है यानी कुछ थोड़ी सी क्या हो, इसकी गंध अलग तरह की होती है। क्लियर? इसलिए बोल दिया गया विशिष्ट गंध होती है। इसका गलनांक कितना होता है? 314 केल्विन होता है। कितना होता है? 314 केल्विन यानी 314 केल्विन होता है। क्लियर है? फिर कह रहा है क्या कि यह जल में अल्प विलेय यानी कि जल में अगर हम लोग इसको घोलते हैं तो क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में घुल पाता है, पूर्ण रूप से विलेय नहीं हो पाता है, पूरी तरह से घुल नहीं पाता है। तभी इसको कह देते हैं क्या हम लोग? यह जल में अल्प विलेय है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं रासायनिक गुण के अंतर्गत। तो पहला जो अभिक्रिया है NaOH से क्रिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल लेते हैं हम लोग यानी C6H5OH। फिनॉल के साथ हम लोग क्या डालते हैं? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनेगा क्या आपका? सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। कैसे निकला है? तो Na जो है इस O के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? ONa बन जाता है। फिर ये OH और ये मिलकर क्या बन जाएंगे? H2O निकल जाएगा। दूसरी अभिक्रिया क्या है? CH3Br से करके यानी CH3Br किसका फॉर्मूला है? तो मेथिल ब्रोमाइड का। मेथिल ब्रोमाइड से जब अभिक्रिया करते हैं तो हम लोग फिनॉल लेते हैं, साथ में मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br डाल देते हैं। तो क्या बन जाता है? इस O के साथ में ये CH3 यहाँ कंबाइन कर जाते हैं यानी बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? OCH3 लग जाएगा Br और ये क्या बन जाएगा आपका? H। तो बन जाएगा क्या? HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर HNO3 से क्रिया, HNO3 क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया करेंगे तो फिनॉल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल डाल देंगे किसके? नाइट्रिक अम्ल के यानी 3HNO3 डाल देते हैं। ठीक है? बनता क्या? फिनॉल के इस ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लग जाए, इस ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लग जाता है और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लग जाता है, यानी 3 तरफ नाइट्रो लग जाता है इसमें। ठीक है? तो नाम हो जाए इसका क्या हो जाता है? ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो जाता है। इसी ट्राई नाइट्रो फिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं?
कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। और इसके साथ में क्या निकलते, 3 H2O के मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते। कैसे, 3 OH यहाँ से बचे थे और जहां जहां ये लगा है वहां से नाइट्रो जहां लगा है वहां से एक H निकला, तो वो H और 3 OH मिलकर क्या बन गए, 3 H2O बन जाते हैं। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, H2SO4 से क्रिया यानी सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे फिनॉल के साथ में H2SO4 डाल देंगे तो बनेगा क्या हमारा, इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर लग जाएगा क्या आपका SO3H लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्थो की इस ऑर्थो पोजीशन और इस ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा था, पैरा पे NO2 लग गया था, तो ये बना था आपका पिक्रिक एसिड। यहाँ पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग रहा है, SO3H। SO3H कैसे आता है, तो H2SO4 में H2SO4 जब टूटता है तो H से H प्लस HSO4 में टूटता है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में, है ना। फिर जब HSO4 ये हो जाए OH माइनस और SO3H में टूटता है, ठीक है। लेकिन अगर यही हम एलिफेटिक कंपाउंड में कर रहे हैं तो क्या टूटता है, H प्लस और HSO4 में टूट जाता है। क्लियर है। यहाँ आपका एरोमेटिक कंपाउंड तो एरोमेटिक के साथ में OH माइनस और SO3H में टूटता है, ठीक है। तो SO3H यहाँ बैठ जाएगा, इसको सल्फोनिक आयन कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्लियर है। फिर आ जाता है क्या उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, फिनॉल का। तो पहला जो उपयोग आपको बता रहा है क्या, स्याही के संरक्षण में, यानी स्याही वगैरह जो बनती है उसको बनाने में भी क्या किया जाता है, फिनॉल का उपयोग हम लोग करते हैं। संरक्षण क्या करता है, क्योंकि उसको खराब होने से क्या कर सकता है, बचाता है फिनॉल। क्लियर है। तो ये चीज की खासियत होती है, ठीक है, यानी यहाँ इसका उपयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है बहुलक के निर्माण में, जो बहुलक बनते हैं। बहुलक क्या होता है, जब किसी रासायनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो यौगिक जो बनता है आपका क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। तो बहुलक के निर्माण के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। विस्फोटक बनाने में जैसे अभी यहाँ देख लीजिए हम लोगों ने पिक्रिक एसिड बनाया था, ये पिक्रिक एसिड भी क्या एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। तो विस्फोटक को बनाने के लिए भी हम लोग फिनॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। प्रयोगशाला में क्या हो जाएगा, अभिकर्मक के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग, फिनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि फिनॉल क्या है, कितने प्रकार का होता है समझाइए, इस तरह से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि फिनॉल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जब वर्णन करने कहेगा तो फिनॉल बनाएंगे, पहले बनाने की विधि लिखेंगे, फिर क्या भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग बताना रहता है। क्लियर है। इसी प्रकार से एक अलग यौगिक है आपका ईथर। ईथर क्या होता है, तो वे कार्बनिक यौगिक जो ऑक्सी समूह से मिलकर बने होते हैं ईथर कहलाते हैं। यानी जब ऑक्सी समूह जो होगा उसके दोनों तरफ क्या लगे रहेंगे, कोई ना कोई एल्किल समूह लगता है। एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल ग्रुप वो होते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन से हम लोग एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो उसके फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल समूह। उसके फलस्वरूप जो समूह बनता है वो कहलाता है क्या हमारा, एल्किल समूह कहलाता है। यानी इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो आर होता है वो क्या हो जाता है, इसका जो एल्किल समूह होता है, और यही आर जो होगा आपके ओ के दोनों तरफ लग जाएगा। जब ओ के दोनों तरफ लग जाता है, ऑक्सी समूह के दोनों तरफ लगता है, तो वो कहलाता है क्या, ईथर कहलाता है। तो इसका जो सामान्य सूत्र बनता है ईथर का वो क्या बन जाता है, आर ओ आर बन जाता है। क्या बन जाता है, आर ओ आर। क्लियर है। जहां आर क्या है, एल्किल समूह है, और ओ क्या है यहाँ पर ऑक्सी समूह हो जाता है ना, जिसके दोनों तरफ क्या लगते हैं, आर आर लग जाते हैं। आर क्या है, तो आपका एल्किल समूह है। तो कह रहा है कि ईथर क्या, ईथर का वर्गीकरण है। ईथर को बांट देते हैं तो ईथर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सम्मित ईथर, एक होता है असम्मित ईथर, ठीक है। सम्मित ईथर में क्या है, इसका जो सूत्र होता है आर ओ आर, अभी मैंने बताया है ना। तो सम्मित क्यों, क्योंकि इसके दोनों आर क्या होंगे, सेम होंगे, यानी एक जैसे जब आर लगे होते हैं, यानी एल्किल समूह लगे होते हैं ऑक्सी समूह के, तो वो कहलाता है क्या हमारा, सम्मित ईथर कहलाता है। एग्जांपल अगर इसका देखें, उदाहरण देख ले तो CH3O CH3, देखिए यहाँ पे क्या एल्किल ग्रुप यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, डाई मेथिल ईथर। क्या नाम दे देंगे हम लोग इसको, यहाँ पर डाई मेथिल ईथर कह देते हैं। क्लियर है। फिर असमित ईथर, असमित ईथर में क्या होता है, आर ओ आर डैश लगा होता है। आर डैश का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक आर दूसरा है और दूसरा वाला आर दूसरा है, मतलब एक एल्किल समूह दूसरा लगेगा यहाँ पर, और एक एल्किल समूह कैसा लगेगा, दूसरा लगेगा, ठीक है। यानी दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसका अगर उदाहरण देखें तो CH3O C2H5, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एल्किल समूह अलग है, यहाँ पे एल्किल समूह अलग है, तो इसको नाम दे देंगे मेथिल एथिल ईथर। क्या कह देंगे, मेथिल एथिल ईथर कह देते हैं। क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे। सम्मित ईथर क्या हो जाएंगे, जिसमें ऑक्सी समूह के दोनों तरफ क्या हो, एक समान एल्किल समूह लगे हों, वो कहलाता है क्या हमारा, सम्मित ईथर कहलाता है। असम्मित ईथर में क्या कह देंगे, ऑक्सी समूह के दोनों तरफ भिन्न भिन्न या अलग अलग एल्किल समूह लगे होते हैं, वो कहलाता है क्या हमारा, असम्मित ईथर कहलाता है। क्लियर है। फिर डाई एथिल ईथर बनाने का इसमें विधि देख लेते हैं ना। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। जैसे इसमें अगर पूछेगा तो क्या ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो आप ईथर क्या लिखेंगे, ईथर कितने प्रकार के लिखेंगे, उदाहरण बता देंगे, ठीक है।
ऐसे कैसे का डाईइथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, है ना। तो डाईइथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5, क्या कहेंगे C2H5O C2H5। तो इस बनाने की विधि अगर देखें तो क्या बनेगा C2H5O यानी OH यानी कि क्या ले लेंगे एथिल अल्कोहल, इसमें डालेंगे क्या H2SO4। H2SO4 क्या होता है तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्लियर, क्या करेंगे एथिल अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो बनेगा क्या हमारा C2H5HSO4। अब देखिए यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड है, तो एलिफेटिक कंपाउंड के साथ में अगर H2SO4 टूटता है तो H+ और HSO4 में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ HSO4 इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा तो C2H5HSO4 बना देगा, तो बनेगा क्या एथिल बाई सल्फेट। क्या बन जाएगा एथिल बाई सल्फेट। एथिल बाई सल्फेट बना, बचा क्या यहाँ से एक H और ये OH मिलकर क्या बन गया H2O, यानी कि एक मॉलिक्यूल किसका बन गया जल का बन गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे एथिल बाई सल्फेट को यहाँ ले आते हैं C2H5HSO4, इसमें डाल देंगे क्या हम लोग C2H5OH। जो C2H5OH के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं तो C2H5O यहाँ से ले लेते हैं और ये वाला एथिल ले लेते हैं C2H5, तो बन जाता है क्या C2H5O C2H5। क्या बन जाएगा C2H5O C2H5, जिसको हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर के नाम से जानते हैं। फिर क्या बचा हमारे पास, तो ये H बच गया और ये HSO4 पूरा बच गया, बाई सल्फेट जो था वो पूरा बचा था, तो ये बाई सल्फेट और ये H मिलके क्या बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। क्लियर, क्या बन गया H2SO4 बन गया। क्लियर, तो इस तरह से क्या हमको मिल गया C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर, ठीक है। फिर आ जाता है क्या इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण फिर वही चीज है क्या जिसको देख करके सूंघ करके टच करके सवाल करके हम लोग बता देते हैं, वो कहलाता है क्या भौतिक गुण कहलाता है। तो इसका जो पहला भौतिक गुण कह रहा है ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है, यानी जो ईथर होते हैं वो कैसे होते हैं सामान्यतः रंगहीन होते हैं, यानी इनका कोई निश्चित रंग नहीं होता। दूसरी बात क्या होता है कि वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील से क्या तात्पर्य होता है कि जब कोई यौगिक को अगर हम लोग खुले में ऐसे रख दें तो क्या हो जाता है कि वाष्पित होने लगता है, यानी कि क्या हो जाता है उड़ने लगता है। तो इस तरह का इसका नेचर होता है किसका डाई एथिल ईथर का। क्लियर है। फिर कह रहा है क्या इसका दूसरा भौतिक गुण बता रहा है क्या यह जल में अल्प विलेय है, यानी अगर इसको हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या होता है बहुत ही कम मात्रा में घुलता है, ठीक है। तभी इसको नाम दे दिया गया क्या कि यह जल में अल्प विलेय है, तो ये भी इसका भौतिक गुण है, ठीक है। इसका BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है क्वथनांक, ठीक है। तो इसका जो क्वथनांक होता है कितना होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक होता क्या है तो आपको पता ही है कि क्वथनांक वह ताप होता है जिसमें कोई द्रव जो होता है वो क्या कर देता है उबलना प्रारंभ कर देता है। क्या कहेंगे वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे वो कहलाता है क्या हमारा क्वथनांक कहलाता है, ठीक। कोई गैस भी हो सकता है कि कोई गैस उबलना प्रारंभ करते हैं ना, द्रव और गैस दोनों के लिए हम लोग क्वथनांक निकालते हैं, और जबकि ठोस के लिए क्या निकाल देते हैं हम लोग तो गलनांक निकाल देते हैं। क्लियर है। फिर इसका तीसरा पॉइंट हो गया जल में दूसरा हो गया जल में मिले, तीसरा था आपका क्या बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस। फिर चौथा पॉइंट कह रहा है क्या यह जल से हल्का होता है, यानी क्या होगा जल में अगर हम इसको घोलते हैं जल में जैसे घोलने के लिए प्रयास करते हैं तो क्या हो जाता है ये हल्का है तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। अगर भारी होता है जल से तो नीचे बैठता, ठीक है। तभी क्या है अल्प विलेय, सही से घुल नहीं पा रहा है उसको पूरी तरह से, है ना, क्योंकि हल्का है तो ऊपर की तरफ ज्यादातर रहता है, तो क्या कहेंगे जल से हल्का होता है। फिर कह रहा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। पहली जो अभिक्रिया है इसकी HI से, HI क्या होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। क्या होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से जब क्या करेंगे तो C2H5O C2H5 प्लस में क्या HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, तो C2H5O C2H5 क्या है तो डाईएथिल ईथर है। डाईएथिल ईथर में डाल देंगे क्या हम लोग HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये I C2H5 के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा C2H5I यानी एथिल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एथिल आयोडाइड बन जाएगा। फिर क्या है C2H5O बच गया तो C2H5O और ये बचा हुआ H तो क्या बन जाएगा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्रिया क्या करेगा CH3COCl से क्रिया कीजिए। CH3COCl किसका फॉर्मूला होता है तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। CH3COCl किसका फॉर्मूला होता है तो एसिटिल क्लोराइड का होता है। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जब भी हम क्रिया करेंगे इसकी तो क्या बनेगा C2H5O C2H5 यानी डाईएथिल ईथर ले लेंगे। फिर ले लेंगे क्या CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे। तो जब इसको अपकृत करेंगे तो क्या बनेगा आपका CH3COO C2H5 यानी बन जाएगा क्या आपका एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा एथिल एसीटेट, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा C2H5Cl, C2H5 ये और ये वाला Cl मिलकर क्या बन जाएगा C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो एथिल एसीटेट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा एथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक। तीसरी अभिक्रिया देख लेते हैं HCl से अभिक्रिया। HCl से जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा C2H5O C2H5 यानी डाईएथिल ईथर ले लेंगे, प्लस में डाल देंगे क्या हम लोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। तो क्या बनेगा ये HCl यहाँ से टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में ये यहाँ से टूटेंगे C2H5, तो C2H5 में ये वाला Cl ले लेंगे तो बनेगा क्या C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड बन जाएगा। C2H5Cl क्या होता है तो एथिल
क्लोराइड बन जाएगा। बचेगा क्या, C2H5O बच रहा है, तो ये H मिलकर क्या बना जाएगा, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, C2H5OH को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं और एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। चौथी अभिक्रिया इसमें क्या कह रहा है, तो CH4 से अभिक्रिया, CH4 से जब क्रिया करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, मेथेन इसको बोलते हैं हम लोग, तो मेथेन से क्रिया करेंगे तो C2H5O, C2H5 यानी डाई एथिल ईथर, इसके साथ में हम लोग मेथेन यानी CH4 डाल देते हैं, तो बनेगा क्या, CH3O C2H5, क्या बनेगा, CH3O C2H5, साथ में क्या निकल जाएगा, C2H6। C2H6 का फॉर्मूला होता है किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो एथेन का होता है। क्या कहेंगे, C2H6 किसका है, तो एथेन का है। ठीक है, फिर आता है इसका उपयोग, यानी इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्लियर, किसका, डाई एथिल ईथर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो इसका जो पहला उपयोग हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, अल्कोहल के निर्माण में। कहाँ करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए निर्माण में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है एथिल एस्टेट बनाना, अभी हम लोगों ने कहीं बनाया था, ये देखिए, ठीक है, CH3CO C2H5 एथिल एस्टेट जो बनाते हैं उसके भी क्या करते हैं, उसके उपयोग में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, किसका, डाई एथिल ईथर का। फिर कह रहा है वसा के निर्माण में, वसा बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, डाई एथिल ईथर का उपयोग करते हैं। जिसमें हम लोग कैसे बनाते हैं वसा, तो आपको पता है कि ग्लिसरॉल को जब हम लोग क्या कर लेते हैं, ईथर के साथ में अभिकृत करा देते हैं, तो बनता है क्या, हमारा वसा बन जाता है। क्लियर है, क्या करेंगे, ग्लिसरॉल और ईथर जब साथ में मिलते हैं तो वसा का निर्माण करते हैं, तो वसा के निर्माण में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। फिर चौथा पॉइंट इसका उपयोग का क्या कर रहा है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें क्वेश्चन आपके किस तरह से बन सकते हैं, क्या कि फिनॉल क्या है और कितने प्रकार का होता है, तो आप वो बता सकते हैं कि क्या है और कितने प्रकार का है। फिर कह सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है क्या, कि फिनॉल को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो बनाने की विधि लिखनी होती है, उसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग बताना रहता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि ईथर क्या है और कितने प्रकार का होता है, तो ईथर मैंने बता दिया आपको और कितने प्रकार का ये बता दिया। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है डाई एथिल ईथर क्या है और इसको बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ऐसे डायरेक्ट कह सकता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो उसके बनाने की विधि आपको लिखनी रहेगी। ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब बताने रहेंगे। क्लियर है, तो ये आज हम आपके लिए छोटा सा टॉपिक लाए थे, फिनॉल एवं ईथर का। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।